नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे धमाकेदार कहानी, धीरू भाई अंबानी वर्सेस नुस्ली वाडिया। ये कोई छोटी मोटी बिजनेस राइवलरी नहीं थी, बल्कि एक फुल ऑन कॉर्पोरेट वार थी जिसने इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ धीरू भाई अंबानी गुजरात के एक छोटे से गांव से निकले, जिन्होंने एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी से शुरुआत करके रिलायंस को इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हाउस बना दिया। दूसरी तरफ नुस्ली वाडिया सोफिस्टिकेटेड, यूके एजुकेटेड और बॉम्बे डाइंग जैसे सेंचुरी ओल्ड एम्पायर के वारिश। इस जंग में थी पावर, पॉलिटिक्स, मीडिया बैटल्स, कोर्टरूम ड्रामा और कॉरपोरेट जासूसी के शॉक कर देने वाले कुछ ट्विस्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। पहले बात करते हैं धीरू भाई अंबानी की। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड गांव में पैदा हुए, जहां उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। घर में पैसे कम थे, लेकिन धीरू भाई के सपने बड़े थे। 16 साल की उम्र में 1948 में वो जॉब के लिए यमन चले गए। वहां एबीसी एंड कंपनी में काम किया, पेट्रोल पंप से लेकर अकाउंट्स तक का। 1958 में इंडिया वापस आए। पॉकेट में सिर्फ चंद रुपए, लेकिन दिल में एक बड़ा एम्बिशन, कुछ बड़ा करने का। यहाँ से उन्होंने स्पाइसेज और यान की ट्रेडिंग शुरू की और 1966 में रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन का जन्म हुआ, जो बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन गया। धीरू भाई का मैजिक उनकी थिंक बिग एटीट्यूड, फियरलेस रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और पॉलिटिकल कनेक्शंस, जो उन्हें लाइसेंस राज के दौर में भी बड़ा बनने से नहीं रोक पाया। अब नुस्ली वाडिया की बारी। 1944 में एक इलाइट पारसी फैमिली में पैदा हुए नुस्ली का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। एक ऐसा फैक्ट जो कम लोग जानते हैं, वो मोहम्मद अली जिन्ना के नवासे हैं। उनकी मदर डायना जिन्ना की बेटी थी। वाडिया फैमिली का टेक्सटाइल लीगेसी 1879 से चला आ रहा था, जब नवरोजी वाडिया ने बॉम्बे डाइंग शुरू किया, इंडिया का एक आइकॉनिक ब्रांड। नुस्ली ने यूके के रग्बी स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से पढ़ाई की, फिर फैमिली बिजनेस संभालने वापस आए। लेकिन उनकी रियल वॉरियर स्पिरिट 1977 में दिखी, जब उनके फादर नेविल ने बॉम्बे डाइंग के शेयर्स आरपी गोयंका को बेचने की कोशिश की। 33 साल के नुस्ली ने ये टेक ओवर रोक दिया। उन्होंने फैमिली एम्पायर को बचा लिया और एक फाइटर की तरह आगे बढ़ाया। इसलिए लोग उन्हें कॉरपोरेट वॉरियर्स भी कहते हैं। 1970s का इंडिया एक अलग ही दुनिया थी। इकोनॉमी लाइसेंस राज के नीचे दबी हुई थी। हर बिजनेस मूव के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी। बॉम्बे डाइंग इस दौर में टेक्सटाइल का अनडिस्प्यूटेड किंग था। बेडशीट से लेकर शर्ट तक हर घर में उनका नाम। दूसरी तरफ रिलायंस एक हंग्री न्यूकमर था, जो ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में धूम मचा रहा था। 1976 में धीरू भाई ने विमल ब्रांड लॉन्च किया, एक टेक्सटाइल रेवोल्यूशन जिसमें मिडिल क्लास इंडियंस के लिए स्टाइलिश फैब्रिक्स आए। लेकिन शुरुआत में दोनों के रास्ते अलग थे। एक ट्रेडिशनल जायंट, दूसरा एग्रेसिव डिसरप्टर। कोई डायरेक्ट क्लैश नहीं था, लेकिन यह सिर्फ वक्त की बात थी। बॉम्बे डाइंग के पास लीगेसी थी, ब्रांड वैल्यू था और एक लॉयल कस्टमर बेस। रिलायंस के पास स्पीड थी, इनोवेशन था और धीरू भाई की अनबिटेबल अनस्टॉपेबल जोश थी। 1970s के एंड तक दोनों अपने गेम में टॉप पर थे, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, जो इन्हें फेस टू फेस ला खड़ा करेगा। 1980 शुरू होते ही इंडिया में कुछ बदलने लगा। राजीव गांधी पीएम बने, कंप्यूटर एज की बात चली, लेकिन इकोनॉमी अभी भी रेगुलेटेड थी। इस माहौल में धीरू भाई ने एक गेम चेंजिंग मूव चला। टेक्सटाइल से आगे बढ़कर पेट्रोकेमिकल में एंट्री की। उनका अगला टारगेट पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न या पीएफवाई, सिंथेटिक फैब्रिक का फ्यूचर। 1982 में उन्होंने पातालगंगा महाराष्ट्र में एक वर्ल्ड क्लास पीएफवाई प्लांट एस्टेब्लिश किया, इंडिया का सबसे एडवांस यूनिट उस वक्त का। लेकिन यह वही एरिया था जहां बॉम्बे डाइंग भी अपना डंका बजा रही थी। नुस्ली वाडिया बॉम्बे डाइंग को मॉडर्नाइज कर रहे थे और उनका फोकस भी पॉलिएस्टर पर था। 1982 में सरकार ने पीएफवाई इंपोर्ट पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा दिए। रिलायंस को डोमेस्टिक प्रोडक्शन का बड़ा फ़ायदा मिला, जबकि बॉम्बे डाइंग इंपोर्टेड मटेरियल पर डिपेंड थी। वाडिया ने क्लेम किया
या धीरू भाई के पॉलिटिकल कनेक्शन का खेल है, या छोटी सी पॉलिसी शिफ्ट एक बड़ा ट्रिगर बन गया और राइवलरी का आग भड़क उठा। अब आते हैं पॉलिस्टर वार पे, इस राइवलरी का सबसे इंटेंस चैप्टर। पॉलिस्टर 1980s में टेक्सटाइल का नया सुपरस्टार था, कॉटन से लाइटवेट, ड्यूरेबल और एफोर्डेबल। धीरू भाई का पातालगंगा प्लांट पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न का पावर हाउस बन गया। दूसरी तरफ नुस्ली वाडिया बॉम्बे डाइंग के लिए DMT यानी डाइमीथिल टेरेप्थलेट प्लांट बना रहे थे, जो पॉलिस्टर का ही एक रॉ मटेरियल था। लेकिन 1985-86 में एक बॉम्ब गिरा। सरकार ने PTA यानी प्यूरिफाइड टेरेप्थेलिक एसिड के इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए और रिलायंस को इसका लाइसेंस मिल गया। PTA DMT का चीपर और एफिशिएंट अल्टरनेटिव था। वाडिया का DMT प्लांट जिसमें करोड़ों रुपए लग चुके थे अब कॉस्टली लगने लगा। नुस्ली ने चिल्लाकर कहा, धीरू भाई ने सरकार को मैनिपुलेट किया। रिलायंस ने PTA का एडवांटेज उठाया, प्रोडक्शन बढ़ा दी और मार्केट में प्राइसेस क्रैश कर दिए। बॉम्बे डाइंग के लिए यह एक नॉकआउट पंच था। स्टॉक मार्केट में कियोस फैल गया, रिलायंस के शेयर्स स्काई रॉकेट हुए, जबकि बॉम्बे डाइंग के इन्वेस्टर्स नर्वस हो गए। यह सिर्फ दो कंपनियों का क्लैश नहीं था, पूरे इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर इसकी चपत में आ गया। धीरू भाई के पॉलिटिकल लॉबिंग और वाडिया के मीडिया कनेक्शंस इस जंग के दो बड़े वेपन बन गए। 1986-87 में ये राइवलरी एक नए लेवल पर पहुंच गई। मीडिया वॉर, रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के लेजेंडरी ओनर इस बैटल में कूद पड़े। पहले उन्होंने दोनों के बीच सुलह की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वाडिया के साइड हो गए। इंडियन एक्सप्रेस ने रिलायंस के खिलाफ एक एक्सप्लोसिव कैंपेन लॉन्च किया, रिलायंस ए कॉरपोरेट स्कैंडल सीरीज, जिसमें एडिटर अरुण शौरी ने ड्यूटी इवेजन और पॉलिसी मैनिपुलेशन का सीरियस एलिगेशंस लगाए। धीरू भाई के सपोर्टर्स बोले यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। काउंटर में रिलायंस फ्रेंडली ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स ने वाडिया पर अटैक शुरू किए, उन पर फॉरेन कॉल्यूशन के इल्ज़ाम लगाए। मीडिया अब सिर्फ रिपोर्टर नहीं बल्कि एक वेपन बन गया था। इसने इंडियन जर्नलिज्म को बदल दिया। बिजनेस रिपोर्टिंग पहली बार इतनी एग्रेसिव और इन्वेस्टिगेटिव हुई और र्यूमर्स उड़ने लगे कि दोनों ने प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर किए। फ़ोन टैपिंग, ऑफिस सर्विलांस और कॉरपोरेट एस्पियोनेज के चर्चे मार्केट में सेंसेशन फैला दिए। यह बिजनेस राइवलरी नहीं, एक स्पाई थ्रिलर बन चुकी थी। 1980s के एंड तक यह जंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और कोर्ट रूम तक पहुंच गई। इनकम टैक्स रेट्स, MRTP कमीशन इंक्वायरी और कस्टम केसेज ने दोनों को घेरा। 1989 में VP सिंह सरकार ने बॉम्बे डाइंग के इंपोर्ट लाइसेंस रिन्यूअल रोक दिए। वाडिया के बिजनेस को बड़ा नुकसान हुआ। एनालिस्ट बोले यह पॉलिटिकल रिवेंज था। वाडिया के सर्कल में चर्चा थी कि उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसीज मॉनिटर कर रही थी, लेकिन यह कभी कंफर्म नहीं हुआ। फिर 1989 में एक ब्लॉकबस्टर ट्विस्ट आया। दिल्ली पुलिस ने क्लेम किया कि उन्होंने एक मर्डर प्लॉट पकड़ा। एलिजली रिलायंस के एग्जीक्यूटिव कीर्ति अंबानी, नॉट ए रिलेटिव ऑफ धीरू भाई, ने नुस्ली वाडिया की हत्या की सुपारी दी थी। यह न्यूज़ नेशनल हेडलाइन बन गई, लेकिन केस में सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, कन्विक्शन नहीं हुई। पर यह र्यूमर ने राइवलरी को लाइफ एंड डेथ ड्रामा बना दिया। ये अब सिर्फ बिजनेस नहीं, एक सर्वाइवल गेम लग रहा था। 2002 में धीरू भाई का देहांत हुआ, लेकिन तब तक रिलायंस इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बिजनेस एम्पायर बन चुका था। उनके बेटे मुकेश और अनिल ने इसे आगे बढ़ाया। आज रिलायंस टेलीकॉम, रिटेल और एनर्जी में ग्लोबल प्लेयर है। धीरू भाई का विज़न था मिडिल क्लास को शेयर होल्डर बनाने का, वो एक रेवोल्यूशन था। नुस्ली वाडिया ने भी हार नहीं मानी। बॉम्बे डाइंग के साथ उन्होंने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ को टॉप बिस्किट ब्रांड बनाया, रियल इस्टेट में भी धूम मचाई और गो फर्स्ट एयरलाइन लॉन्च किया। हालांकि वो 2023 में बैंकरप्ट हो गई। आज 80+ की उम्र में भी नुस्ली एक रीसाइलेंट फाइटर है। इस राइवलरी का असर बिजनेस और पॉलिटिक्स के नेक्सस एक्सपोज हुए, मीडिया इन्वेस्टिगेटिव बनी और कॉरपोरेट गवर्नेंस के नए स्टैंडर्ड्स बने। इंडियन कंपनीज ग्लोबली कम्पिटिटिव हुई। आज रिलायंस और वाडिया ग्रुप अलग डायरेक्शन में सुपर सक्सेसफुल है। रिलायंस ने टेलीकॉम और डिजिटल दुनिया कैप्चर की, जबकि वाडिया ने कंज्यूमर गुड्स और रियल इस्टेट में अपना नाम बनाया। ये राइवलरी बिजनेस स्कूल्स में केस स्टडी है।
धीरू भाई से सीखने को मिला कि सपने बड़ा सोचो, वरना कोई और तुम्हें अपने सपने बनाने में लगा देगा। वहीं नुस्ली से सीख मिला कि अपने प्रिंसिपल्स पे अटल रहो, चाहे कितनी कीमत हो। और सबसे बड़ा लेसन, जब राइवलरी पर्सनल हो जाए तो क्योस अनप्रेडिक्टेबल है। एथिकल प्रैक्टिसेस और ट्रांसपेरेंसी ही लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिलाती है। तो दोस्तों, ये थी अंबानी वर्सेस वाडिया की ब्लॉकबस्टर बिजनेस राइवलरी, जिसने इंडिया के बिजनेस को नई शेप दी। आपको किसका स्टाइल पसंद आया, धीरू भाई का एग्रेशन या नुस्ली का रीसाइलेंस? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीक एक और कॉर्पोरेट स्टोरी ला रहे हैं। तब तक के लिए ड्रीम बिग और जय हिंद।